किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मोदी सरकार ने देश के जूट किसानों को दी बड़ी सौगात। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने रॉ जूट के लिए एमएसपी 6% बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल करने का किया फैसला। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2021-24 के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को सराहा। कृषि विभाग 23 से 25 जनवरी तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित करेगा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जैविक और अनाज मेला। कर्नाटक ने देश में जैविक खेती और मोटे अनाज को बढ़ावा देने में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। पेय बनाने वाली कंपनी एबी इनबेव भारत में अगले 3 वर्ष में $2500 करोड़ का करेगी निवेश। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के क्रम में कंपनी के साथ की मीटिंग। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। डल्लेवाल ने इलाज के लिए दी सहमति। दोनों पक्ष 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत करने पर हुई सहमत। और अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार ने देश के जूट किसानों को बुधवार को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने रॉ जूट के लिए एमएसपी 6% बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2021-24 के तहत हासिल की गई उपलब्धियों को मंजूरी दी है, जिसके तहत देश के स्वास्थ्य ढांचे में न सिर्फ बड़ा परिवर्तन आया है, बल्कि आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं। क्या है इन फैसलों में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार का दिन जूट किसानों के लिए राहत लेकर आया। मोदी सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए रॉ जूट के लिए एमएसपी 6% बढ़ा दी है। जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 315 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लागत से कम 50% अधिक एमएसपी देने की नीति को आगे बढ़ाते हुए जूट की नई एमएसपी की घोषणा की गई है, जो कि लागत से 67% अधिक है। ये जूट को जब हम पीडीएस में गेहूं या पैडी खरीदते वक्त बैग्स के रूप में जूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने रिजर्वेशन रखी है, उससे इस पूरे जूट की खपत अच्छी तरीके से होती है। किसानों को कोई चिंता नहीं रहती है और जब जब जरूरत पड़ती है तो सरकार जूट की प्रोक्योरमेंट करके सुनिश्चित करती है कि किसानों को 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। एक अन्य अहम फैसले के तहत मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वर्ष 2021-24 के तहत उपलब्धियों को मंजूरी दी है। वर्ष 2021-22 में 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स इस मिशन से जोड़े गए हैं। वहीं कोविड के दौरान 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। 1990 के बाद से एमएमआर में 83% की गिरावट आई है, जो वैश्विक गिरावट 45% से अधिक है। 1990 के बाद से 60% की वैश्विक कमी की तुलना में भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 75% की अधिक गिरावट दर्ज की है। टीबी के रोगियों की संख्या वर्ष 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2023 में 195 हो गई, जबकि इसी अवधि में टीबी से मृत्यु दर 28 से घटकर 22 रह गई है। प्रोग्रेस कैबिनेट को दिया गया जब 2021 में इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड किया था 2026 तक। इस 5 साल के एक्सटेंशन जो कैबिनेट में
रखा गया कि क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं और क्या की आउटकम्स और प्रोग्रेस हुआ है, वो जब कैबिनेट को बताया गया तो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये 5 साल का एक्सटेंशन 21 से 26 में जो टारगेट्स रखे गए थे वो ऑन ट्रैक हैं और 2024 तक के जो आउटकम्स हैं वो दर्शाते हैं कि आगे आने वाले 2 वर्ष में भी जो अभी बैलेंस रेसिडुअल पीरियड है इस नेशनल हेल्थ मिशन के 5 साल के एक्सटेंशन का, उसमें भी हम तेजी से काम आगे भी करते रहेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों की संख्या 1,72,000 तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने 2,61,00,000 से अधिक व्यक्तियों की जांच की है। भारत ने खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान में 97.98% कवरेज हासिल किया है। मलेरिया नियंत्रण प्रयासों से मृत्युदर और मामलों में कमी आई है। काला आजार उन्मूलन लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए कई अहम लक्ष्यों को पूरा किया गया है। ये मिशन सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। शैलेंद्र मिश्र, दिल्ली। कृषि विभाग द्वारा 23 से 25 जनवरी तक कर्नाटक में बेंगलुरु के प्लेस ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जैविक और अनाज मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। राज्य ने देश में जैविक खेती और मोटे अनाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। श्री अन्न का आकार छोटा लेकिन गुण बड़ा होता है। मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा जाता है, जबकि कर्नाटक में इन्हें श्री धान्य के नाम से जाना जाता है। बाजरा, मक्का, सज्जे, नवाने, समे, हरका, बरगू, कोरले और उड़ालू ये सभी पुराने अनाज हैं और हमारे आहार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्हें नया अनाज भी कहा जाता है। हाल के दिनों में इनका इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन श्री अन्न की उपयोगिता को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने इन्हें बढ़ावा देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री अन्न के सेवन से लोगों को होने वाले फायदों के बारे में लोगों को बताया है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है, और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है। ये मिनिमम वाटर मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं। भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। अनाज उत्पादन में कर्नाटक पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। सरकार करीब 2 दशकों से जैविक खेती को काफी बढ़ावा दे रही है। 2017 में आयोजित जैविक और अनाज व्यापार मेले के पहले संस्करण के साथ राज्य ने देश में जैविक खेती और मोटे अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। बेसिकली जो मिलेट होता है उसके कई फायदे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मिलेट सिर्फ मरीजों का खाना है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मिलेट से कुछ भी बना सकते हैं, रोटी से लेके खिचड़ी तक, बिरयानी तक। तो वहाँ पे अगर आप देखें हम लोग मिलेट क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसका एक ही कारण है क्योंकि जो मिलेट है जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी पानी की समस्याएं हैं हमारे देश में, तो उस समस्याओं को कम करने के लिए हम मिलेट का प्रयोग कर सकते हैं। मिलेट्स जो है सबके लिए फ़ायदा है, खाने के लिए, प्लैनेट्स के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। हमारे कॉलेज में आज स्नैक्स में निपट, चकली, ब्राउनी, कुकीज़ बनाया, सब मिलेट से बनाया। समग्र पोषण संपदा के रूप में अनाज के महत्व और जागरूकता को बढ़ावा देने और अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अनाज मेलों का आयोजन किया जाता है। उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन से जागरूक होकर लोग इसे अपनी जीवन शैली में भी अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पेय बनाने वाली कंपनी AB InBev भारत में अगले 3 वर्ष में $2500 करोड़ का निवेश करेगी। पासवान ने स्विट्जरलैंड में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के क्रम में कंपनी के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि इस निवेश से भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार होगा और आर्थिक प्रगति के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पासवान ने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण भारत में निवेश को लेकर विश्व समुदाय का आत्मविश्वास बढ़ा है। बिहार के मुंगेर जिले को हरा भरा एवं प्रदूषण मुक्त रखने के लिए मनरेगा योजना के तहत किसान खाली पड़ी जमीन में लगा रहे हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की रखवाली व जीवित रखने के लिए सरकार उन्हें दे रही है मानदेय के रूप में पैसे। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के मुंगेर जिला को हरा भरा रखने के लिए केंद्र सरकार मनरेगा योजना के तहत किसानों को पेड़ पौधे लगाने के लिए पैसे दे रही है। वहीं पौधे की रखवाली और जीवित रखने के लिए मानदेय के रूप में 5 साल के लिए भी पैसे दे रही है। इस योजना का लाभ ले रहे तारापुर प्रखंड के अफजल नगर पंचायत के किसान दिनेश यादव का कहना है कि 4 कट्ठे जमीन में मनरेगा योजना के तहत कटहल, आम, अमरूद सहित अन्य पेड़ पौधे लगाए हैं। उनका कहना है कि जब इस योजना की जानकारी मिली तो लगभग विभिन्न प्रजाति के 200 पेड़ पौधे लगाए। उनका यह भी कहना है कि इससे खेत में पहले सब्जी की खेती करते थे जिसका लाभ तत्काल मिलता था, लेकिन जब पेड़ पौधे लगाए अभी कोई तत्काल तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अन्य किसानों को भी बंजर जमीन सहित ऐसे जमीन जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसमें सरकार की योजनाओं के तहत पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे आप आने वाले समय में बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। ये यादव जी का इनका ये नर्सरी है, इन्होंने अपना लगाया है 200 पौधे। आज 200 के 200 पौधे लगभग यहाँ लहलहा रहे हैं और सभी अच्छे से 3 से 4 फुट 5 फुट तक हो गए हैं और इनको हर महीने 245 रुपए के दर से 8 दिन का इनको 60 महीने का मतलब मानदेय की तरह कहिए या फिर इनको पेड़ पौधों को वन रखवाली करने के लिए उनको जीवित रखने के लिए इसकी इनको दी जाती है। सरकार के योजना जब मिला हम लोग को मालूम हुआ तो हमने महोगनी लगाया, इसमें गाछ 190 के लमसम में और कटहल, आम, अमरूद, पपीता वगैरह लगाए हैं। हम लोग को 1960 रुपये मिलते हैं महीने का। मनरेगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का कहना है कि मुंगेर जिला में 1089 योजना के तहत 2,17,800 पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत जिले के 900 किसानों ने अपनी खाली पड़ी जमीन पर पेड़ पौधे लगाए हैं। शेष पंचायतों में खाली पड़ी जमीन में सड़क किनारे भी पौधे लगाए गए हैं। तारापुर अफजल नगर में किसान दिनेश यादव ने मनरेगा योजना के तहत 200 पेड़ लगाए। इसके तहत सरकार द्वारा उन्होंने पेड़ पौधे की देखरेख सहित उनको जीवित रखने के लिए 5 साल का मानदेय दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा एक चापाकल भी लगाया जाता है। इस योजना के तहत एक ओर जहां लाभार्थी को मुफ्त में पेड़ पौधे दिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ 5 सालों का मानदेय दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल करीब 57 दिन से आमरण अनशन पर हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुत सारे सकारात्मक बदलाव हुए हैं। 14 फरवरी को वार्ता होनी है और उसके मद्देनजर डल्लेवाल और अन्य लोगों ने इलाज के लिए सहमति दे दी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि कई सकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं। भारत सरकार ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजकर डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं से मुलाकात की है। दोनों पक्ष 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत करने और मामले को निपटाने पर सहमत हुए हैं। डल्लेवाल ने चिकित्सा सहायता स्वीकार कर ली है और वे विरोध प्रदर्शन स्थल से 50 मीटर दूर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। मामले की सुनवाई फरवरी के अंत में होगी। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए।
वहीं कुछ मंडियों में उतार चढ़ाव भी दर्ज किया गया। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 जनवरी को अरहर का भाव था 7,750 रुपए। 22 जनवरी को इसके भाव में 40 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद अरहर का भाव हो गया 7,790 रुपए। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में स्थिरता रही। यहाँ 21 जनवरी को अरहर की कीमत थी 14,300 रुपए। 22 जनवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 14,300 रुपए पर बना रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 21 जनवरी को इसका भाव रहा 10,100 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 100 रुपए टूटकर 10,000 रुपए हो गया। जबकि राज्य की कानपुर मंडी में 21 और 22 जनवरी को अरहर बिना किसी घटत बढ़त के साथ 10,400 रुपए पर बिकी। वहीं पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में अरहर के भाव को देखें तो यहाँ 21 जनवरी को अरहर का भाव रहा 10,800 रुपए। 22 जनवरी को इसकी कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और इसका भाव 10,800 रुपए पर बरकरार रहा। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। बाईस जनवरी को कोटा और अलीगढ़ मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि राजकोट और आसनसोल मंडी में इस दौरान कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 21 जनवरी को इसका भाव रहा 5,250 रुपए, जो कि 22 जनवरी को बिना किसी फेरबदल के 5,250 रुपए पर बना रहा। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 21 जनवरी को सरसों का भाव था 5,600 रुपए। 22 जनवरी को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,350 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 22 जनवरी को सरसों का भाव 10 रुपए टूटकर 5,960 रुपए से 5,950 रुपए पर आ गया। हालांकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 21 जनवरी को सरसों का भाव रहा 6,050 रुपए। 22 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,050 रुपए पर बना रहा। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में किसान मूली की पकी पौध की खुदाई कर लें। यहां इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तराखंड में ही किसान इस मौसम में प्याज की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में इस समय सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। हरियाणा में किसान गेहूं और सरसों की समय अनुसार सिंचाई करें। दिल्ली में किसान प्याज और गाजर की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक और धनिया की बुवाई कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय प्याज की पछेती किस्मों की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजस्थान के किसान सरसों, गेहूं, आलू और मटर की फसल को ठंड से बचाने के उपाय कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान पकी हुई हल्दी, सुपारी और काली मिर्च की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान इस समय मूंगफली और धान की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में किसान गेहूं और ज्वार की समय अनुसार सिंचाई करें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान अरहर की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय मूंगफली और तिल की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के पूर्वी विदर्भ के इलाकों के किसान धान की बुवाई कर लें। आंध्र प्रदेश के किसान भी इस मौसम में धान की बुवाई जारी रखें। वहीं कर्नाटक के किसान धान, अरहर और मिर्च की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। तमिलनाडु में किसान काली मिर्च की पकी पौध की कटाई का काम कर लें। केरल के किसान अदरक की पकी पौध की खुदाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारी अपने स्टार प्रचारकों की फौज। पार्टी के बड़े नेता रैली और जनसभाएं कर जनता से मांग रहे हैं समर्थन। नई दिल्ली में आज से भारत निर्वाचन आयोग के 2 दिवसीय ग्लोबल इलेक्शन एयर 2024 कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पचोरा स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे में मरने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 13 हुई। ट्रेन दुर्घटना में कई यात्री घायल। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बदहाल गांव में फैली रहस्यमय बीमारी के बीच गृह मंत्रालय के निदेशक के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयी टीम मौत के कारणों की जांच के लिए गांव पहुंची। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों के डंप यार्ड पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नक्सल सामग्री और विस्फोटक उपकरण बरामद किए।
प्रयागराज में चल रहे सनातन आस्था के समागम महाकुंभ का आज 11वां दिन। अब तक 9.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।